मृत सागर की लवणता कितनी है? आपने डेड सी। नमस्कार भाई, सभी को सभी का स्वागत है चैनल पे। पहली वीडियो को आपने जो पसंद किया है उसी से मोटिवेशन मिला है ये सेकंड वीडियो बनाने का। ठीक है, पहले वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आया, उसको नए चैनल पे 200-250 लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से देखा है और अच्छा रिस्पांस आने के कारण मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग 36 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल 2024 के जीके के पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग डेट वाइज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम में जीएस के डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यानी हमने मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया, फिर उससे थोड़े कम क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पार्ट सेकेंड है इस वीडियो का। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले इसी प्रकार के और भी जरूरी वीडियोस आपको मिल सके। इसके अलावा इस चैनल पे मैथ्स की भी सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस की भी सीरीज चल रही है और कंसेप्ट की भी सीरीज चल रही है। 2 अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट में कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, एक में प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार जाकर देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो एसएससी ने आपके लिए बनाए हुए हैं। अब आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे में पार्ट 2 है। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, एसएससी ने अभी इन फ्यूचर जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, है ना, एसएससी के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, ये आरआरबी के एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और अदर कोई एग्जाम होता है ना, अदर एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब एसएससी में सीजीएल मेंस का एग्जाम होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कई सारे क्वेश्चन तो डिट्टो उठ के आ जाएंगे सीजीएल मेंस में। इसके अलावा एमटीएस का एग्जाम अगर आपका है तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और भी जो भी इन फ्यूचर एग्जाम होंगे सारे के सारे, आरपीएफ का एग्जाम होगा उसमें भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस बार देखो, पहले वीडियो में मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने डिस्कशन की स्लाइड्स भी मैंने ऐड की हैं ताकि थोड़ा बहुत उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड आपको आइडिया लग जाए, ताकि आपको अच्छे से चीजें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहे थे दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की? किस वर्ष जो है वो राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की गई? तो ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति जो शुरू की गई, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और साथ साथ देखने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति जो शुरू की गई दोस्तों, वो 2022 में शुरू की गई है और इसका टारगेट 2030 तक का है। इसका टारगेट मतलब 2022 से लेकर के 2030। तो शुरू की कब की गई है? तो शुरू की गई है 2022 में। अगर यूं पूछता कि कब पूरी होगी तो इसका आंसर हो जाता 2030। आगे, किसने शुरू की है, कहां पे शुरू हुई है? नई दिल्ली में शुरू हुई है। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा शुरू हुई है, जो कि हमारे क्या हैं? उड्डयन मंत्री हैं। उड्डयन मंत्री मतलब जो हवाई जहाज वगैरह के जो मंत्री हैं। ठीक है, तो उड्डयन मंत्री कहते हैं उसको, जो एरो, ये आपका जो हवाई जहाज वगैरह जो डिपार्टमेंट संभालते हैं वो वगैरह, है ना, ये चीज है। और भी सारी डिटेल मैंने लिख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा यही है। 2022 में घोषणा की है और 2030 में ये क्या हो जाएगा? ठीक है, शामिल हो जाएगा। आगे, इसका उद्देश्य देश में सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ वायु खेल प्रदर्शित तंत्र को प्रदान करना है ना। सस्ती, सुरक्षित और किफायती वायु खेल को प्रदर्शित करना है। इस नीति के माध्यम से 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आ जाओ। दूसरा, एक गर्म प्लेटिनियम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर अमोनिया डैश क्रम की अभिक्रिया है। क्या कह रहा है? एक गर्म प्लेटिनम सतह पर, एक प्लेटिनम की मान लो प्लेटिनम धातु है, उसकी सरफेस है, उस पे जो है क्या कह रहा है? गर्म है वो, उस पर गैसीय अमोनिया का जो है उच्च दाब पर रखा जाता है। तो उस पर क्या क्रम, कितनी क्रम की अभिक्रियाएं होंगी, कितने टाइप की अभिक्रियाएं होंगी? तो देखिए, इस तरह के केसेस में जो अभिक्रियाएं होंगी, अभिक्रियाओं की संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। अभिक्रियाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस प्रक्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। क्या, किस रूप में काम करता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उच्च दाब पर धातु की सतह पर गैस के अणुओं में संतृप्त हो जाता है, तो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगला, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना। देखो, स्टैटिक जी के तो सरदर्द है ही बच्चों के लिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको क्या करना है? आपको उड़ाते चलना है।
ठीक है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किसने की थी, ये सब हमें देखना है। अगर आपने आंसर नहीं किया, वीडियो को पॉज करके आंसर को, मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा बोलने में, ठीक है, और डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे इसका। तो देखो, राष्ट्रीय कथक नृत्य की स्थापना दोस्तों कथक केंद्र साल 1964 में की गई थी, और यह नई दिल्ली में स्थित, कहां पे लोकेटेड है, नई दिल्ली में स्थित है, और भारतीय राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी की एक इकाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1964 में इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो की गई थी। कहां पे की गई थी, दिल्ली में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और ये भारतीय नाटक साहित्य अकादमी का ही एक यूनिट है, एक पार्ट है। आगे की बात करते हैं। अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया। अब ये मॉडर्न इंडिया का सवाल है दोस्तों, ये किसका सवाल है, ये सवाल है मॉडर्न इंडिया का, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में जो है ना, या कोलकाता में मदरसा कब खोला गया, तो कौन सी ईस्वी में खोला गया मदरसा, तो 1781 में खोला गया दोस्तों। कब खोला गया, 1781 में। और किसके समय में, इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी, पहला मदरसा जो है किसने खोला था, ये आपके लूसेंट में भी मिल जाएगा। लूसेंट का ही सवाल है, जो लोग कहते हैं लूसेंट से कुछ नहीं पता, गलत कहते हैं, ठीक है। तो कानूनी मुस्लिम कानूनों का अध्ययन करना फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन करने के लिए था, ठीक है। इसके जो ग्रेजुएट होते थे, इस इंस्टीट्यूट से जो ग्रेजुएट होता था वो ब्रिटिश राज में दुभाषी के रूप में काम करते थे, मतलब जो लोग है ना लिंग्विस्ट जो होते हैं उसके रूप में काम करते थे। इसे पहले कलकत्ता मॉमडन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इससे पहले कलकत्ता इसे मतलब इसका पहले नाम था कलकत्ता मॉमडन कॉलेज, लेकिन अब इसे आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है, आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुयायी रिलीजियस एंड परसुएशन की जनसंख्या कितनी है। देखिए सुनिए, 2011 की जब जनगणना हुई तो कुछ लोग होते हैं ना जो अपना रिलीजन बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं मुस्लिम हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं सिख हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं ईसाई हूं। लेकिन कुछ लोगों को अपने धर्म के बारे में मोटे तौर पे नहीं पता होता है, और वो उन प्रमुख धर्मों से नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे कितने लोग गए, तो 7.9 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको अपने रिलीजन के बारे में, है ना, क्या अन्य धर्म के से जुड़े हुए हैं, उनका कोई रिलीजन, मेन रिलीजन से वो नहीं जुड़ा, मतलब ना तो वो हिंदू है ना, देखो इंडिया में मेन धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी वगैरह, कुछ अन्य रिलीजन भी है, तो वो किसी भी मुख्य रिलीजन से नहीं जुड़े हुए। देखिए मैंने इसकी वो लिखा है, हिंदू कितने 96 करोड़, लगभग 80% हिंदू हैं इस देश में। मुस्लिम कितने हैं, लगभग 14 करोड़, ठीक है ना। ईसाई कितने हैं, लगभग 2.3%। सिख कितने, लगभग 1.7%। बौद्ध कितने हैं, 0.7%। जैन कितने हैं, 0.45%। और जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदलाया वो लगभग 0.29, ठीक है, धर्म ही नहीं बताया। और अन्य धर्म वाले कितने हैं, 0.79, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, ये आपका ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा होगा, अन्य धर्म और मतों की संख्या कितने, 0.79 करोड़। आगे की बात करते हैं, केरल और एल्ला कराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजातीय द्वारा किया जाता है। केरला और एल्ला कराडी नृत्य जो है वो किस है, ठीक है, इसका इल्यूरल जनजाति हो जाएगा। ये केरल में केरल साइड में होता है ये, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने नहीं रखी है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और जितने भी केरल के साउथ के इलाके, कर्नाटका का, तमिल है ना, इन सब इलाकों में ये होता है रीजनल वाइज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वीं सदी के भारत निम्नलिखित 19वीं सदी की के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन था जिसने स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका था, मतलब कि किसने जो है स्त्री पुरुष तुलना की जो है वो किताब लिखी, स्त्री पुरुष तुलना की किताब लिखी। स्त्री पुरुष तुलना की किताब लिखी, तो देखिए इसका आंसर है गाइस ताराबाई शिंदे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ताराबाई शिंदे।
ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र से थी और इन्होंने समाज में पुरुषों के खिलाफ, किताब का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री और पुरुषों में, तो इसमें पुरुषों के दोहरे चरित्र के बारे में भी बताया गया था उस समय के समाज के रिगार्डिंग, ठीक है, और सोसाइटी की और भी कुरीतियों के बारे में और बाकी नेगेटिव चीज के बारे में बताया गया था। क्या कह रहा है आपका? 19वीं सदी समाज सुधारक ताराबाई, ठीक है, यह निबंध भारत का पहला आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है। इसे पहले आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है। ताराबाई शिंदे के बारे में कुछ और बातें। ताराबाई शिंदे एक महाराष्ट्रीयन गृहिणी थी। उन्होंने 1882 में ये किताब लिखी थी। यह किताब पुरुषों द्वारा शासित समाज के दोहरे मानकों के खिलाफ लिखी गई थी। इस किताब में ताराबाई शिंदे ने समाज के महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर सवाल उठाया था। ठीक है, ये सारी बातें थी। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की आ जाओ। पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित माधुरी बर्थवाल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड जो माधुरी जो है जिनको 2022 में क्या मिला, ये माधुरी दीक्षित नहीं है दोस्तों, 2022 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला हुआ है। और ये पद्मश्री जो है वो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक कांस्य पदक किसने जीता? 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक समझते हो क्या होता है? जो आपका वो विकलांग लोगों के लिए जो होता है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए पैरा ओलंपिक्स होते हैं, तो उसमें जो है तीरंदाजी में, आर्चरी में किसने जीता वो आपको बताना है। तो हरविंदर सिंह है, अतानु दास है, प्रवीण जाधव है, दीपिका कुमारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हरविंदर सिंह हो जाएगा। तो हरविंदर सिंह की सफलता न केवल उनकी एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी बल्कि, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में गाइस इनको ऑलरेडी कांस्य पदक मिल चुका था टोक्यो 2020 में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा साइज में बड़ा है, तो इनको नहीं देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? सीधा सा ये सवाल है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य का, कौन सा आर्टिकल राज्य के काम को इस प्रकार से मोड़ता है कि वो सेंटर के काम में बाधा ना बने? किस आर्टिकल के थ्रू ये होता है? तो दोस्तों ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इग्नोर्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल 257 ऐसा कहता है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ध्यान रखो आप लोग। आर्टिकल 257 गाइज, आर्टिकल 257 क्या कहता है कि राज्य का जो काम है गाइज, है ना, राज्य की शक्ति का प्रयोग ऐसे करना है कि वो केंद्र की शक्ति में या केंद्र के जो आपका लाइन है उसमें वो बाधा ना बने, उसमें वो ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजनों से संबंधित है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया आपका विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या राष्ट्रीय खेल? देखो इतने सारे नाम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, विंटर गेम है, यूथ गेम्स है या राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए राजा भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है, नेशनल गेम से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो ये मैंने इसकी डिटेल डाल दी है। साल 2023 में देखो सुनो, यह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल आयोजन से जुड़ी हुई है। साल 2023 में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने यह ट्रॉफी जीती थी।
इस साल के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच गोवा में हुआ था। ठीक है ना, 2023 की बात कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, आगे, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? मैराथन क्या होता है? वो जो लंबी दौड़ होती है 10, 20, 30 है ना किलोमीटर की। तो कौन सा मैराथन को एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मुंबई मैराथन को जो है गाइस, वो एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। ठीक है, यह एक मात्र ऐसा मैराथन जो जिसे विश्व एथलेटिक ने गोल्ड लेवल रेस की कैटेगरी में शामिल किया गया है। साल 2004 में आयोजित हो रहे इस मैराथन में हाफ मैराथन ऑफ ओपन 10 के रेस भी शामिल है। मतलब 10,000 किलोमीटर की रेस है। बाप रे बाप, 10 की रेस, अब जो भी है। मुंबई मैराथन इसका आंसर होगा गाइस। भारत कौन सा मुंबई मैराथन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मैराथन है, दौड़ होती है इसमें। अगला, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिलाओं दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? जो जनजातीय खेल हुए गाइस, है ना, जनजातीय खेल महोत्सव जो आपका किसके लिए होता है? ये ट्राइबल स्पोर्ट्स जो होता है ना, उसमें कौन सा ऐसा था जिसमें पुरुषों ने भी उतने ही पदक जीते जितना कि महिलाओं ने, दोनों ने बराबर पदक जीते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जिसमें जनजातीय खेलों में महिलाओं और पुरुषों दोनों ने क्या किया? इक्वल, है ना, इक्वल जो है वो रहा। और इसका जो उप विजेता था वो कर्नाटक था और झारखंड द्वितीय मतलब टॉप पे कौन था? उड़ीसा। ठीक है, सेकंड टॉप पे जो था वो कर्नाटक, थर्ड पे था वो झारखंड था। अच्छा, उड़ीसा की टीम ने रग्बी और हॉकी में पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता था। ये तो चलो ठीक है, एक्स्ट्रा दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? केवल कराइल और यानम, केवल यानम या केवल माहे? ये अलग अलग कह रहा है। कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? ये द्वीप की बात कर रहा है गाइस। ठीक है ना, ये द्वीप की बात कर रहा है। और आपको शायद याद होगा, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, मन्नार की खाड़ी का लोकेशन जो है एग्जैक्ट पूछा हुआ था। भारत के दक्षिण में, श्रीलंका के पश्चिम में, है ना, 4 ऑप्शन थे। अच्छा खासा सवाल वो बनाया हुआ था उन लोगों ने। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल कराइल हो जाएगा। ठीक है ना, कराइल जो है वो फिजिकली, भौतिक रूप से श्रीलंका के समीप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको शायद ही मिले। इस क्वेश्चन के छपने के बाद किताबें अपने बुक में छाप दें वो एक अलग बात है, लेकिन पहले तो मैंने नहीं देखा लूसेंट वगैरह में कहीं भी। आगे, निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? मतलब कि सबसे कम उम्र में किसको जो है वो ये संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मल्लिकार्जुन, भीमारप्पा मंसूर, अरियाकुड़ी रामानुजन अयंगर, सेम्मनगुड़ी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर या भीमसेन जोशी? तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है गाइस क्या? राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। ठीक है ना, राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर आज तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको संगीत कला निधि पुरस्कार मिला। ठीक है, वो किसके द्वारा मिलता है? संगीत अकादमी के द्वारा, है ना, म्यूजिक एकेडमी के द्वारा 1947 में इनको दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया? दोस्तों इसका आंसर है 4 जुलाई 1911। 4 जुलाई 1911 में वीडी सावरकर को वीडी सावरकर, है ना, 1900, कहीं कहीं आपको 1910 मिलेगा, लेकिन इसका आंसर 1911 है। ठीक है, अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल में इनको भेजा गया था। आगे की बात करते हैं, कौन सा नीम से संबंधित है? इनमें से कौन सा नीम से संबंधित? देखो सुनो, बहुत सारे पौधों की कैटेगरी जो होती है ना, या सब कैटेगरी जो होती है वो दूसरे पेड़ों से मिलती है, तो वो आपको बताना है कि नीम से कौन सा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, पत्तों से रिलेटेड और इकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको क्वेश्चन दिखे होंगे। ठीक है, तो पंखाकर, हस्ताकर, कंटक या प्रस्थान? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गए पंखाकर। आपको सीधे सीधे नाम याद रखना है। आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसके जो आप पत्तियां होंगी वो नीम के साइज की, नीम के शेप की आपको मिलेंगी। नीम की पत्तियां छोटी छोटी होती है, उसी प्रकार से इसकी भी पत्तियां आपको मिलेंगी, दिखता वैसे ही सेम सेम। आगे की बात करते हैं, अगला क्या करें आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज अ पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप अप्रोच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट?
कौन सा भारत सरकार की योजना लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का भाग है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास जल प्रबंधन कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या सीमांत कृषक विकास एजेंसी? कौन सा इसमें भारतीय सरकार की योजना लक्ष्य समूह का हिस्सा है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएफडीए हो जाएगा। ठीक है, एमएफडी हो जाएगा। ठीक है ना, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत कृषक विकास एजेंसी। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी रिसेंट में भी दिवाली का गिफ्ट जो है सरकार ने जो है वो किसानों को दिया है, जिसमें उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है वो ठीक किया थोड़ा सा। आगे की बात करते हैं। इनमें से कौन सा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर था? ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, पुरुष हॉकी विश्व कप का 2023 का शुभांकर गाइज ओली था। अब ये ओली क्या है आपको पता? ओली जो है गाइज ये कछुए की एक प्रजाति है। ओली क्या है? एक प्रकार की कछुए की प्रजाति है जिसको शुभांकर बनाया गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ओली था। ओली क्या है? ऑलिव रेडले समुद्री कछुआ है जो कि नीली जर्सी और टोपी पहने हुआ होता है ना, मतलब उसकी बॉडी नीली होती है। ठीक है, इस प्रकार से उसका होता है। तो ये बहुत ही इंजेंडर्ड स्पीसीज में रखा गया है, इसको आप नहीं मार सकते, है ना। आप भारत में पाए जाते हैं उड़ीसा वगैरह के तटों पे, आप इसको रख नहीं सकते, ये इलीगल होते हैं। आगे 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? बहुत ही बढ़िया सवाल। ये हम क्लास नोट्स में भी करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग? ये क्लास नोट्स में भी करते हैं। देखो सुनो, स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो ये किससे संबंधित है आपका? अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। लेकिन जिसने कहा कि इन सिस्टम को संविधान का हिस्सा होना चाहिए, क्या कहना चाह रहा? सवाल कह रहा है क्या कि किस समिति ने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है? संविधान इनको नहीं बताया, इसको कहा कि आप इसको संवैधानिक मान्यता दो। इनका नाम था पीके थुंगन समिति। क्या नाम था इसका? पीके थुंगन समिति जो था, जिन्होंने सरकारी निकायों को सरकारी मान्यता देने की सिफारिश की है। ठीक है, ये जो सरकारी निकाय था इसके बारे में तो अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये सारी चीजें बनी थी। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या पहली अनुसूची गई या फिर क्या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल जो है वो संसद या पहली अनुसूची जो है हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे की बात करते हैं। ये मैंने 2 बार, अच्छा, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली को एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी? फिर से पढ़ लेते हैं। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में बनाई जा रही थी के लिए अपनी आवाज दी और उन्हें बंगाली और मराठी दोनों के गीत गाए? मन्ना डे, देवव्रत विश्वास, हेमंत मुखर्जी या किशोर कुमार? देखिए सुनिए, आपने गाना सुना होगा कसमे वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, है ना। ये गाना जो गाया था ये गाया था मन्ना डे ने। किसने गाया था? मन्ना डे ने गाया था, राइट। और मन्ना डे ऐसे व्यक्ति थे जो 2 भाषाओं में गीतों को, 2 या 2 से अधिक भाषाओं में गीतों को गाते थे। इवन रफी कुमार ने, मोहम्मद रफी का नाम सब जानते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। दुनिया मोहम्मद रफी के गाने सुनती है, लेकिन मोहम्मद रफी ने कहा कि दुनिया मेरे गाने तो सुनती है लेकिन मैं मन्ना डे के गाने सुनता हूँ। मन्ना डे या मन्ना दा कह लो आप लोग, कुछ लोग इसको दा भी कहते थे। ठीक है, ये चीज है। तो ये मन्ना दा है, ठीक है ना। और आप देखो जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिखा हुआ, दैनिक भास्कर का स्टेटमेंट है ये। दुनिया मेरे गाने सुनती है लेकिन मैं सिर्फ मन्ना डे को सुनता हूं, रफी साहब। कौन सा गाना? जैसे ये वाला, कसमे वादे प्यार वफा सब वादे हैं बातों का, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। ठीक है ना, इस तरह के गाने जो हैं, इस तरह के पॉपुलर गाने, मतलब गाने तो पॉपुलर हो गए लेकिन उनके पीछे चेहरा जो है वो पॉपुलर ना नहीं हो पाया। आगे की बात, जैसलमेर में पाई जाने वाली जन संचालन प्रणाली की पहचान कीजिए।
मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस। आपको पता है जैसलमेर वगैरह में जो राजस्थानी इलाके होते हैं गाइस, जहाँ पे बालू के टीले बन जाते हैं और उन टीलों की वजह से अगर वहां पे कोई झील नुमा संरचना बन जाती है, उसी झील नुमा संरचना के वहां पे कुएं वगैरह बना करके उसके पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उसी पानी को क्या कर लिया जाता है, बाद में यूटिलाइज कर लिया जाता है। उसको हम लोग खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग खड़ीन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये देखो मैंने इसका इमेज रखा हुआ, देखो ये टापू सा इलाका है, तो ये खड़ीन क्या है, पानी को रोक दिया गया है। ठीक है, एक बांध बना करके पानी को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। और एक कुआं, इसका वाटर लेवल बढ़ाया गया है। ठीक है, कुआं भी एक खोदा गया ताकि इसमें पानी, तो ये जो खड़ीन है ना, ये जो आपका बना हुआ झील टाइप, ये दीवार खड़ी करके जो पानी को रोका गया है, उसी को खड़ीन कहते हैं। खड़ीन में कहते हैं इसको जोहड़ भी कहते हैं। क्या इसको? जोहट, जोहड़ भी कहते हैं, जोहड़। ठीक है, रेनी सीजन में। अगला, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क, FITF। FITF के वैसे कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन यहां पे यही है। भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया। देखो ये जो FATF है गाइस, जो कि क्या है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क है ना, महंगाई से रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करने के लिए RBI ने अपने अधिनियम को अपडेट किया। तो कब अपडेट किया वो हमें बताना है। तो FATF को अपडेट किया गया 2016 में, इसको जो है अडॉप्ट किया गया। FATF क्या कब अडॉप्ट किया? 2000। तो इन्होंने RBI एक्ट गाइस, जिसमें RBI बना 1934, उसको उसमें संशोधन किया गया। ठीक है ना, उसमें संशोधन किया गया 2016 में। आगे की बात कर, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है देखो सुनो, एक प्रकार की नीति है। इसका मकसद क्या है? महंगाई को नियंत्रित करते हुए विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जो FITF है, ये क्या है? महंगाई को नियंत्रित करते हुए विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, ये इसकी नीति है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला कप 2023 में सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? हरमनप्रीत कौर, एशल गार्डनर, दीप्ति शर्मा या मैंग लैंगिंग? गाइस ध्यान से सुनना आप लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप में 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो था, वो ऑस्ट्रेलिया की एशल गार्डनर को बनाया गया था। ठीक है, एशले गार्डनर को बनाया गया था मैन ऑफ द मैच T20 सेमीफाइनल्स। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए सुनिए, संयुक्त क्षेत्र बोल रहा है दोस्तों, यानी क्षेत्र संयुक्त होना चाहिए। यानी एक ऐसी कंपनी जो कि एक ही कैटेगरी के अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रही हो। अब देखो जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये सिर्फ आयरन और स्टील को कर रहा है, स्टील को बेसिकली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को कर रहा है। स्टील भी, ये भी स्टील, सेल भी यही कर रहा है ना, ये हमारा सेल है, ये हमारा भेल है। ये जो है गाइस हमारा क्या, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये अलग अलग सोर्सेस को करता है। ये नेचुरल गैस को भी करता है, ठीक है ना, ये डीजल को भी कर रहा है, ये पेट्रोल को भी कर रहा है, ये CNG को भी कर रहा है। ठीक है, तो संयुक्त क्षेत्र है ना, ज्वाइंट जो है आपका क्या है, ज्वाइंट सेक्टर है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे, CSO ने डैश में सर्कल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया। देखो ये CSO क्या है भाई? ये CSO है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। इसने GVA का अवधारणा के, ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को कब अपनाया? तो आज देख लो एक बार आप लोग दोस्तों, इसका आंसर होगा जनवरी 2015। ठीक है, CSO ने सर्कल वर्धित मूल्य की अवधारणा को जनवरी 2015 में अपनाया था। ठीक है, CSO का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए? आपको ये बताना है कि आसरा पेंशन योजना जो है दोस्तों, ये किस राज्य सरकार द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया गया।
आसरा पेंशन योजना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया? उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना या छत्तीसगढ़? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तेलंगाना। आसरा पेंशन योजना किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। पहली वीडियो में भी काफी सारे इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय न्याय नृत्य शैली के में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मणिपुरी, उड़ीसा, कुचिपुड़ी या सत्रिया? तो देखिए दोस्तों, रंजना गौहर को, ठीक है, किसको? रंजना गौहर को उड़ीसी डांस के लिए जो है ना, उड़ीसी डांस के लिए जो है उनको क्या किया गया? दो पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2003 में। अब देखो 2003 का क्वेश्चन है, यहाँ पे उठ के आ रहा है 2024 में, रैंडम उठ के आ रहा है, तो आपको इसको स्पेशली पढ़ के जाना है। इस तरह के रैंडम क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है, लेकिन आपको सारे ध्यान में रखने हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? किसने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, कहाँ पे ये जगह कौन सी है? बुडापेस्ट थी। कहाँ पे? ये हंगरी में है। ठीक है, कब हुई थी? 2021 में। क्या हुआ था? विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है? गीता फोगाट, विनेश फोगाट, प्रिया मलिक या पूजा डांडा? तो इसका आंसर है प्रिया मलिक। कौन है इसका आंसर? प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने जो है 2021 में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हंगरी में जाकर के जो है वो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश प्रतिशत तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति को अनुमति दी थी। भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणी मतलब 9 कैटेगरीज ऐसी थी दोस्तों, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है वो उसमें कितने परसेंट तक एफडीआई आ सकता है वो बताया गया एक्चुअली। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 74% तक। कितना आंसर है इसका? 74% तक जो है वो एफडीआई को अलाउड कर दिया रिजर्व बैंक द्वारा भारत 9 श्रेणियों में, 9 कैटेगरीज ऐसी बिजनेस की। अगला क्या कह रहा है? कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस राज्य, किस जिले में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव। तो देखो, अब तक बच्चे यही पढ़ रहे थे कजरी डांस कहाँ का है, तो अभी तक ये चल रहा था कि कजरी डांस जो है वो यूपी का है। लेकिन दोस्तों अब इसने पूछ लिया है कि कजरी डांस यूपी में कहाँ मनाया जाता है। बात उससे थोड़ी सी और बियॉन्ड है। तो गोरखपुर है, झांसी है, कुर्सीनगर है या मिर्जापुर? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिर्जापुर। मिर्जापुर कजरी डांस जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में मनाया था। अब जो बच्चे कुछ कजरी डांस रट करके बैठे हुए हैं वो इसमें फंस गए होंगे, पक्की बात है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैंने इसका आंसर बता दिया, आगे बढ़ते हैं। डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा आविष्कार की गई तालों में जो है ऐसा है? तो इसका आंसर है गाइस एम बाल मुरली कृष्ण के द्वारा। एम बाल मुरली कृष्ण के द्वारा जो है वो उन्होंने कुछ आविष्कार की, कुछ तालों का आविष्कार किया जिसमें जिनके नाम है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी। ठीक है, भारत की जनगणना 2011, ये दूसरा तीसरा सवाल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों का वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत क्या है? मतलब कि 10 से 19 वर्ष की आयु के जो लड़कियां हैं, किशोर मतलब लड़के, किशोरियां मतलब लड़कियां, ठीक है ना, उनका प्रतिशत कितना है? कितने परसेंट लड़कियां जो है वो अवेलेबल है? तो इसका आंसर है दोस्तों 47.3%। कितना है? 47.3% जो है वो लड़कियां हैं 10 से लेकर के, बाकी क्या है? बाकी के लड़के हैं। ठीक है ना, लड़कों का प्रतिशत थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभांकर था? ठीक है, तो गाइज इसका आंसर जो था ना, इसका आंसर होगा 2022 का शुभांकर जो था वो जीतू था। क्या था? जीतू था। ठीक है, आप इसको सर्च करना, इसकी इमेज को आप लोग एक बार देखना, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जीतू इसका आंसर है। इसके अलावा खेलो इंडिया 2023 का जो गेम्स है गाइज, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है ये जनवरी 19 से 31 तक 2024 में तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो है वो 2022 का पूछ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इसमें पता होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित डैश में भारत का पहला रजत पदक जीता। ठीक है, किस चीज में जीता वो आपको बताना है।
क्या शतरंज में जीता, ठीक है ना, सॉरी एफडीआई विश्व सारे शतरंज के ही हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग वो जो हेडिंग है वो अलग अलग दे रखा है इन्होंने, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर गाइज विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुआ था गाइज? किसने जीता था? कोनेरू हम्पी ने जीता था। कहाँ पे? अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। भारत का पहला रजत पदक था ये इस गेम में, इस गेम का पहला रजत पदक भारत का कोनेरू हम्पी ने जीता। आपको डेट, टाइम, नाम सब कुछ याद रखना है, लोकेशन कहाँ हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, कब जीता था, पहला था, दूसरा था, ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़कें हैं? अब ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन ज्योग्राफी का बनता है दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, है ना। तो आपको, अब जो बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं वो इसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा डेंस सड़कें कहाँ पे पाई जा रही हैं? केरल राज्य में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डेंस सड़कें कहाँ पे? देखो सबसे ज्यादा सड़कें नहीं पूछा इसने, सबसे ज्यादा डेंस यानी कि सबसे अधिक घनत्व की सड़कें, हाँ सड़कें है ना, इनका घनत्व सबसे अधिक है केरल राज्य। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल पूर्वी तटीय चैनल से जुड़े हुए हैं? अब देखो ये है, ये पूछ लिया, ये भी जो ये वाटरवेज है ना, नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज जिसको हम लोग NW से लिखते हैं शॉर्ट में, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग का पूछा हुआ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपके ये सारे राष्ट्रीय जलमार्ग ले आया हूं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 5 है। कौन सा, कहां से किसको जोड़ता है ये? किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी को जोड़ा जा रहा है? तो महानदी और ब्राह्मणी नदी को जोड़ा जा रहा है नेशनल वाटरवेज नंबर 5 से। अब देखो इंडिया में लगभग 111 से भी ज्यादा जो है वाटरवेज है अप्रोक्सीमेटली। आपको ध्यान रखना है, पहला आपका गंगा भागीरथी हुगली, है ना, हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद यहां तक, ठीक है, ये है नेशनल वाटरवे नंबर हमारा 1, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है सबसे दूसरा सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे नंबर 3। हमसे पूछा है नेशनल वाटरवे नंबर 5। देखो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इग्नोर्ड है लेकिन फिर भी पूछ लिया इन लोगों ने, आपको ध्यान रखना है। अभी एग्जीक्यूटेड भी है, अभी बन रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। बाकी मेन वाटरवेज यहाँ पे लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है। और ये जो इलाहाबाद से जो हल्दिया बना हुआ है इसको ऊपर अब हरिद्वार वगैरह से भी कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि ठीक है भागीरथी से भी कनेक्ट किया जा रहा है जहां से गंगा चलती है। आगे की बात करते हैं, तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सम्मानित किया गया? तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि, संगीत नाटक अकादमी, संगीत पद्म भूषण या पद्मश्री से, ठीक है। क्या नाम है इनका? विक्रम घोष, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग कि इनको संगीत नाटक अकादमी से, है ना, संगीत नाटक अकादमी से जो इनको सम्मानित किया गया है 2023 में। रिसेंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान आदेश विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान आदेश विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है ये, और ये दूसरा संशोधन है, संसद में पेश किया गया, किस राज्य के लिए ऐसा हुआ? देखो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना आप लोग, अगर कभी आपसे पूछ ले कि कौन सा राज्य जो है वो SC रिजर्व राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी जो है गाइस वो SC रिजर्व, शेड्यूल कास्ट के लिए एक रिजर्व राज्य है। वहीं ST के लिए रिजर्व राज्य जो है वो हमारा, ठीक है, जो हमारा ये MP है वो ST के लिए जो है वो रिजर्व राज्य है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व राज्य है, ठीक है। तो SC ST के लिए जो अमेंडमेंट बिल है, और ये सेकेंड अमेंडमेंट बिल है इसका, ठीक है, तो ये किस राज्य के लिए किया गया है? यूपी के लिए किया गया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सेम ऐसे एग्जामों में। आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, आ जाओ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? ग्रेनविले ऑस्टिन, केसी व्हीलरे और इवोर जेनिंग्स या फिर HM सीरवाई, ठीक है। देखो सुनो, एक ना बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ जो राजनीति का ज्ञान रखते हैं,
उनका नाम था केसी व्हीलर या केसी वीरे, ठीक है ना। इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे हमारे संविधान, भारतीय संविधान के रिगार्डिंग भी, और उन्होंने ये कहा, क्या भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया पर उन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया में ये विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, बुद्धिमानी है लेकिन बहुत ही कम संशोधन हो रहे हैं, बहुत ही कम जो है उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं। आगे की बात तो केसी व्हीलर्स का हो जाएगा। बाकी जब मैं आपको क्लास नोट्स पढ़ाता हूं उसमें केसी व्हीलर के कई सारे स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। आगे, इनमें से कौन सा आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है? ओके, मौर्य काल के दौरान जो गाइस प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रशस्ति कहते हैं, दंडपाल कहते हैं, समाहर्ता या कुमार कहते हैं। उसे कहा जाता है कुमार दोस्तों। क्या कहा जाता है उसे? देखो ये मौर्यों की शासन व्यवस्था का क्वेश्चन है, ठीक है ना, हिस्ट्री का, मिड एंशिएंट हिस्ट्री का। तो मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व जो है वो कौन करता है? कुमार करता है। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया? किस साल जो है वो दिव्यांगजन के लिए अधिकार अधिनियम है ना पारित किया गया, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2016। 2016। आगे की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कम बच्चे ही इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में नौ वाहन समुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पर किया? मतलब किस विधेयक को निरस्त करके एक नया विधेयक लाया गया जिसका नाम था नौ वाहन समुद्रिक सहायता विधेयक 2021? तो उसका नाम था गाइस लाइट हाउस एक्ट। इससे पहले इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। इसको अब इम्प्लीमेंट हटा करके क्या ले आया गया? नौ वाहन समुद्री सहायता विधेयक, है ना। कौन सा एक्ट है ये? ये आपका मैरीटाइम एड्स इन शिपिंग बिल 2021 इसको रिप्लेस कर रहा है ये। तो इसको रिप्लेस करके नया बिल लाया गया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब ये लाइट हाउस एक्ट जो है नाम से तो गाइस अजीब सा लग रहा है, तो कई बच्चों ने हो सकता है कि ना टिक किया हो, ये भी हो सकता है। अभिक्रिया का वह प्रकार जो आमतौर पर पाया जाता है तब जब अभिक्रिया के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह या उत्प्रेरक या अभिकारिकों द्वारा संतृप्त डैश कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या कह रहा है? अभिक्रिया यानी जो रिएक्शन होते हैं गाइस वो आमतौर पर तब होता है जब अभिक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि सतह यानी कि सरफेस या उत्प्रेरक जो उसको स्टिमुलेट करे या अभिकारक द्वारा संतृप्त होता है, पूरी चीजें उसमें मिलती हैं, और ये डैश कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। किस कोटि की? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इसका भी एक क्वेश्चन शून्य से रिलेटेड एक और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पहले भी आया था अभी, है ना, जिसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? राज्य सरकार के कामकाज से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इसका आंसर आर्टिकल 166 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है? आर्टिकल 166 किसके लिए गाइज? आर्टिकल 166 जो है गाइज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज से संबंधित है। हमने आर्टिकल 51, 57 का आया था। आर्टिकल 157 जो है वो ये कहता है, और शेड्यूल 1 है ना, शेड्यूल 1 यानी कि दोनों चीजें कहती है कि राज्यपाल जो है उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे आ चुका है। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य जो है वो 6 सेंटीमीटर? देखिए अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि इसका आपको करा दूंगा, इसका फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन मैं इस डेप्थ में नहीं गया क्योंकि ये एक लौता क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके पीछे समय खर्च करोगे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। बाकी इसको अब ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना है, किसके बीच में आपको बताना है। देखो ध्वनि तरंग दे रखी है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और उसका जो वेव लेंथ है वो आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अगला, वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता है? हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका 4-5 ऑप्शन दे रखा है। पिट्स इंडिया एक्ट दे रखा है, विनिमय अधिनियम 1970-73 दे रखा है, चार्टर अधिनियम 1813 दे रखा है 1813, और भारत सरकार अधिनियम 1858 दे रखा है।
आपको बताना है किस एक्ट को जो है वो जो कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा पारित किया गया है, उसको हाफ लोफ सिस्टम भी कहते हैं। लोफ का मतलब तो चलिए इसका आंसर है गाइस पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आप क्यों कहते हैं इसके बारे में आप खुद रिसर्च कीजिए, मैं ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने नहीं डाला वो इसमें, ठीक है। आगे की बात करते हैं। असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णव द्वारा मनाया जाता है? वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। आपको पता ना, एक शिव को मानने वाले शैव होते हैं, विष्णु को मानने वाले वैष्णव होते हैं। तो इनमें से कौन सा एक मेला है, कौन सा एक उत्सव है जो सिर्फ वैष्णवों के द्वारा मनाते हैं और कहाँ पे मनाते हैं? असम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज? इसका आंसर होगा दोल जात्रा। दोल जात्रा जो है वो इससे रिलेटेड है। एक अंबुबाची मेला है, ये अभी एमटीएस में पूछा है गाइज, अभी जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एमटीएस 2024 में पहले ही शिफ्ट के पहले ही दिन के पेपर में पहले ही शिफ्ट में ये सवाल पूछा था कि अंबुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है ना। त्योहार फेस्टिवल से रिलेटेड जो है वो आपको ध्यान रखना है। बिहू का कहाँ पे मनाया जाता है आपको ध्यान रखना है। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर जो होता है के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? मतलब बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है वो किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया था, किस राज्य के द्वारा? तो इसका आंसर है गाइस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है 1977 में पहली बार जो है जो प्लेबैक, जो बैकग्राउंड में जो गाना गाते हैं ना, प्लेबैक सिंगर होते हैं, उनके लिए चालू किया ये। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर कितनी कम है? 35 से कम है, 45 से कम है। 2001 में एक महिलाओं के साक्षरता के लिए एक स्कीम चालू की गई और ये पर्टिकुलर उस जिले में शुरू की गई जहां पर महिलाओं का जो एजुकेशन का जो रेशियो है वो 1% पे कम है। तो सबसे ज्यादा कहां पे कम है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30% से कम। जहां पे महिलाएं 30% से कम शिक्षित हैं वहां पे भारत सरकार के द्वारा एक अलग से स्कीम चलाई गई, ठीक है। त्वरित आपका जो है वो इसको क्या कह रहे हैं? त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। आगे गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुरी, नागालैंड और त्रिपुरा। गोविंदजी नर्तनालय, ये जगह, ये आपको बताना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में या त्रिपुरा में? देखो जीएस में तो यही है, सारा का सारा स्टैटिक का ही पार्ट है ज्यादातर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो गोविंदजी नृत्यनालय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये मणिपुर में लोकेटेड है। आगे की बात करते हैं। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर गाइस हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनका जो कार्यबल भागीदारी है, मतलब जो उनका जो पार्टिसिपेशन है डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर या जैसे भी है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो वो हिमाचल में है। वहां की महिलाएं खेतों में भी जाती हैं, पहाड़ों पे पानी भरने भी जाती हैं, तो कार्यबल का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। आगे की बात, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता या पंजाब? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा पंजाब। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, जब हेलो एक्शन और एरिल और विनाइल और हेलॉइड मैग्नीशियम धातु एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? मतलब ये सारे एलिमेंट गाइस, हेलो एक्सनन, एरियल और विनाइल और हेलॉइड मैक्सिनियम, ये सारी अलग अलग जो धातुएं हैं, है ना, ये सारी जो धातुएं हैं अगर ये एक साथ अभिक्रिया करती तो ये क्या चीज का उत्पादन करेंगे? पेलिंग अभिकर्मक, ग्रिगॉर्ड अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक या हिस्बर्ग अभिकर्मक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बताना, बताइए। इसका आंसर है गाइस ग्रिनॉर्ड, ठीक है, ग्रिनॉर्ड अभिकर्मक।
ग्रेनॉड। तो क्या कह रहा है एक बार फिर से देखो, ये जो केमिकल्स हैं अगर ये एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या उत्पादन करेंगे, तो ये ग्रेनॉड अभिकर्मक याद करेंगे। अब देखो केमिस्ट्री वाले बंदे के लिए तो आसान है, लेकिन मैंने कहा ना जिसका बैकग्राउंड है वो सिर्फ ध्यान रखे इस चीज को, वही बहुत है। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु के अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 2021। अभी अभी हमने सेम यही क्वेश्चन यूपी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, है ना, कि अनुसूचित जाति जनजाति विधेयक दूसरा संशोधन जो वो यूपी के लिए था, और यहाँ पे ये किसके लिए है? यहाँ पे ये तमिलनाडु में एग्जीक्यूट किया गया है, तो तमिलनाडु के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। कहां पे प्रदर्शित करते हैं पदायनी? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल। ठीक है, तो आपको बताना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदायनी ये जो है भद्रकाली, देखो भद्रकाली का नाम तो लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि पश्चिम बंगाल है, लेकिन इसका आंसर पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है ना, ये भद्रकाली, देखो सारे देवी देवता ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना स्पेशली इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है केरल। तो देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष स्पेशल डांस होता है जिसको पदायनी कहते हैं, और ये केरल राज्य में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध डैश से है? भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है? कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज या क्रिकेट से? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है? तो शतरंज से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सवाल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सुंदर सवाल। ठीक है ना, सुंदर क्वेश्चन है ये, कि किस राज्य में बांधों की संख्या सर्वाधिक है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गाइस मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या है? सबसे ज्यादा बांधों की संख्या किस राज्य में अवेलेबल है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट कह रहे हैं 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बंगाल या मद्रास? खुर्दा का विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में किया गया था? खुर्दा विद्रोह कहां पे हुआ था? संयुक्त प्रांत यानी कि वो जो गुजरात वाला इलाका, उड़ीसा, बंगाल या मद्रास में? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा खुर्दा विद्रोह जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? ठीक है, किस गैस से जब हम बिजली को गुजारते हैं तो उसमें से रेड लाइट जो है, लाल प्रकाश जो है वो निकलता है? कौन सी गैस ऐसी है? नियॉन है, ऑर्गन है, हीलियम है या हाइड्रोजन है? तो इसका आंसर क्या है गाइस? नियॉन से। ये तो इजी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखोगे, हालांकि ये है केमिस्ट्री का ही, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कह रहा है क्या कि रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती हैं? सतर्कता, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधानमंडल? रंजना प्रकाश देसाई जो कि भारतीय प्रेस परिषद, है ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और मूल रूप से सरकार की किस अंग का हिस्सा है? ये जो प्रेस परिषद है किसका हिस्सा है? तो ये विजिलेंस का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का या लेजिस्लेचर का? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गाइस ये आंसर है आपका न्यायपालिका का। ये जो भारतीय प्रेस परिषद है गाइस, ये न्यायपालिका का, भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन कह रहा है 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, समता दल की स्थापना गाइस, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल की स्थापना जो है 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो है करना, जो उसके फाउंडर हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो, है ना, हरिजन समाज जो है, ये महात्मा गांधी, और भी बहुत सारे, यंग इंडिया, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो अलग अलग लोगों ने किया। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूर संचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है?
टेलीकम्युनिकेशन में गए। किसमें कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन मार्च 2024, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टेलीकॉम मार्केट? देखो भारत के टेलीकॉम वर्ल्ड में, पूरे टेलीकॉम मार्केट में इंडिया का जो पोजीशन है गाइज, वो कौन सा है? हमारा सेकंड है। ठीक है, इंडिया का पोजीशन कैसा है? हमारा सेकंड पोजीशन पे है इंडिया। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले पे कौन है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहले पे कौन है, आपको पता करना है। अगला, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? अरविंद पारिख जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? है ना, तो पर्सन रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें देखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सितार को बजाते हैं। अरविंद पारिख किसको बजाते हैं? तो संगीत से रिलेटेड जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है सितार, उसको बजाते हैं। ये गिटार जैसा ही कुछ कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आप देखोगे जी, जो खेलो इंडिया है बार बार ये आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है ना, कभी 2022 का, कभी 2023 का, कभी 2021 का। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो थर्ड एडिशन है गाइस, इसका जो तीसरा संस्करण है वो उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट किया जाएगा। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन IISF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? देखो सुनो, IISF में है ना गाइस, शूटिंग के लिए एक आपका क्या है, एक शूटिंग के लिए एक प्रकार का गेम है जो कि 2022 में हुआ। तो भारत में इसने टोटल 7 मेडल जो है वो टोटल जीते, 7 मेडल टोटल जीते इसमें IISF 2022 में। अगले की बात करते हैं नेक्स्ट। लघु पतन, शॉर्ट सर्किटिंग जो होता है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन को डैश के फ्यूज का यूज करते हैं ना हम लोग बोर्ड में। तो वो कितने एम्पियर का होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो आयरन वो 5 एम्पियर का होना चाहिए। हम उसमें बहुत ज्यादा इसको मतलब बहुत ज्यादा उसमें चीजों को नहीं यूज कर सकते, बहुत ज्यादा हैवी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो 5 एम्पियर हो जाएगा इसका। अगला क्या कह रहा है आपका? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर बंदोपाध्याय, डेविड हार्डमैन, सुमित सरकार या रोमिला थापड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है ना, आपको पता है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो है गाइज वो वैसे तो 1857, लेकिन प्लासी वार को, प्लासी का युद्ध को भी इसका जो है वहीं से माना जाता है मॉडर्न इंडिया को। एक्चुअली कुछ लोग वहां से मानते हैं। तो शेखर बंदोपाध्याय ने ये किताब लिखी है। अगले की तरफ चलते हैं। डैश के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, किस किया गया था, मतलब ये कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। पंचवर्षीय, 3rd 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान या फिर 6th 5 ईयर प्लान? तो आपको ये बताना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा पड़ने के कारण लोगों को जो है इन्वॉल्व करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए जो है वो ये स्कीम चलाई गई थी। DPAP बोलते हैं इसको ना, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जहां पे ऐसा मतलब कि सूखा संभावित क्षेत्र। ठीक है ना, अपशक्लन गाइस देखो स्किन का हटना कहलाता है गाइस। ठीक है ना, शल्क का मतलब क्या होता है? जो ऊपर का जो लेयर है उसका हटना। ठीक है, डैश का एक रूप है, किसका रूप है? बृहत क्षरण का, जैव रासायनिक अपक्षयन का, रासायनिक अपक्षयन का या भौतिक अपक्षय का? ध्यान रखना, अगर मेरी स्किन ऊपर से हट जाती है तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, एक प्रकार का फिजिकल डैमेज है, तो भौतिक अपक्षयन इसका आंसर हो जाएगा। एक्सोफिलेशन जो है वो एक प्रकार का भौतिक अपक्षयन है। आगे की मतलब रिमूव क्या होता है इसमें? रिमूवल ऑफ स्किन है ना, स्किन का हटना, चमड़ी का हटना। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 1985 ईस्वी से कब तक भारत पे शासन किया? ठीक है, तो आपको इसका बताना है कि 1985 से चोल शासक जो है वो उनका काफी विस्तार रहा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन किया। 1014 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 15 और 14 लगभग 29-30 साल शासन किया। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? गगन नारंग ने किस गेम्स में ओलंपिक पदक जीता था?
तो इसका आंसर है गाइस लंदन ओलंपिक 2022। ठीक है, गगन नारंग ने 2012 में जो है वो ओलंपिक पदक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहे एक बीज पत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? असीरा सिरा विन्यास, आयताकार सिरा विन्यास, ठीक है ना, समांतर सिरा विन्यास या घनाकार सिरा विन्यास। आपको बताना है कि जो एक बीज पत्री पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनमें आकार का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समानांतर शिरा विन्यास, है ना, पैरेलल वेन कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने जब शुरू किया था ये करना था, दूसरा और तीसरा सवाल या शायद पहला ही सवाल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पौधों में पत्तियों के उगने की जो प्रोसेस होता है गाइस वो अलग अलग होता है। इसी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछा गया था, उसी से रिलेटेड है ये। तो समांतर सिरा विन्यास जो है वो किस में होता है? एक बीज पत्री में होता है। ऐसे पौधे जिनमें एक सिंगल सीड पाया जाता है, सिंगल बीज पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसका आंसर 1954, 1952, 51 या 53। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है दोस्तों 1954 में की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का, है ना गाइस, बेस का, आपको पता है एक होता है एसिड और एक होता है बेस, है ना, 7 पे तो न्यूट्रल रहता है पीएच का मान, ठीक है, एक एसिडिक और एक बेस होता है। तो आपको बताना है इस क्षारकता का बेस का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर गाइस फोर्थ। क्या क्या लिखा हुआ यहाँ पे? फोर्थ में सबसे पहले आपका लिखा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहला वाला। फिर दूसरा लिखा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर तीसरा लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखा होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इनके क्षारीय होने का जो है वो सीक्वेंस है, ठीक है ना, सीक्वेंस है, ये क्रम है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में गाइस महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, या हिमाचल की सरकार द्वारा दिया जाता है, या केरल की सरकार द्वारा दिया जाता है, या कर्नाटक की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है केरल। ये पुरस्कार जो कि संगीत के फील्ड से जुड़ा हुआ है, इसको केरल की गवर्नमेंट देती है। अगला, 1888 में भारत के डुरंड कप टूर्नामेंट कहां शुरू किया गया था? बहुत ही डेप्थ का पूछ लिया, पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन 1888 में भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट जो है वो कहां शुरू किया गया था? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या शिमला, ठीक है, 1888 में पूछ रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो इसका आंसर क्या है? शिमला में। तो भारत में डुरंड कप जो है वो अंग्रेजों के टाइम पे कब शुरू किया गया? आप ऐसे याद रखना कि अंग्रेज गर्मियों में तो वैसे भी नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना, तो वैसे ध्यान रख लेना आप लोग कि इसको चालू किया गया था शिमला में। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य स्थान है, नृत्य गाम स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान, नृत्य गान स्थित है? ठीक है, तो ये आपको बताना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कर्नाटक। देखो भले यहाँ पे लिखा है ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम, भले ही लिखा है उसमें ओडिसी, लेकिन इसका आंसर क्या है? उसका आंसर उड़ीसा नहीं, इसका आंसर कर्नाटक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सीजीएल 2024 का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलिकीय शिरा विन्यास से संबंधित नहीं है? ठीक है, अलिकीय शिरा विन्यास से संबंधित नहीं है, कौन सा विकल्प जो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको ना सर्च करने की जरूरत है, अगर आपको ना मिले तो आप इस वर्ड को सर्च करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया है, क्योंकि हम उतनी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? किस जिले में बारचन पाए, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही बारचन के बारे में पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जैसलमेर में बारचन जो है वो पाए जाते हैं। अब आपको सर्च करके बताना है, या आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि जैसलमेर में जो है वो ये जो बारचन पाए जा रहे हैं ये क्या चीज है, किस चीज से रिलेटेड है? ज्योग्राफी के पार्ट है। पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया था? पीएम दक्ष योजना, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? किसकी बात कर रही है? पीएम दक्ष योजना। तो पीएम ने किसको दक्ष करने की कोशिश की?
तो पीएम ने दक्ष किया सामाजिक न्याय को और अधिकारिता मंत्रालय को। ठीक है, तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? पीएम दक्ष योजना जो है वो लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला सामाजिक, ठीक है ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं। संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं गाइस? शतरंज, बैडमिंटन, कुश्ती या मुक्केबाजी? तो दोस्तों संकल्प गुप्ता जो है वो शतरंज से जो है संबंध रखते हैं। ठीक है, इन ये शतरंज की गेम्स वगैरह जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1910 में यूएसए में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना गाइस, पहली बात तो यूनाइटेड इंडिया बोला है, यूनाइटेड किंगडम नहीं बोला है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, कहां पे की? यूएसए में। कब? 1910 में। इसका आंसर गाइस तारकनाथ दास और जीडी कुमार, दो लोगों ने मिलकर की थी। वैसे मेनली नाम तारकनाथ दास का आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बतानी है। ठीक है, तो डल, नैनी, भोपाल या चिल्का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल झील। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, देखो सुनो, पूरे एशिया में सबसे बड़ी कृत्रिम का मतलब क्या होता है आपका? मैन मेड, जिसको किसने बनाया हुआ हो, जिसको मनुष्य ने बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल झील इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसे फ्लोजिस्टन सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटिनो लोवार्जियर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? फ्लोजिस्टन का सिद्धांत जो है वो इन्होंने दिया था। आगे की बात करते हैं। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहां पे स्थापित की गई? ध्यान रखना, मिले तो पहले भी बनी जो सफल नहीं हुई, लेकिन ये कह रहा है कि पहली सफल कपड़ा मिल कौन सी होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुंबई में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, पहली बॉम्बे डाइंग वगैरह की कलरफुल एड जो है ना, पहले कलरफुल एड जो है वो बॉम्बे डाइंग चादर की आई थी, वो भी कपड़े से रिलेटेड ही है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प पीपीएलओ के आकार को इंगित करता है? ठीक है, फ्लोरोन्यूमोनियम जैसे जीव। ठीक है, तो कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शन? देखो ये माइक्रोमीटर का सिंबल होता है गाइस, तो देखो ये किसका है? ये जो फ्लोरोन्यूमोनियम जैसे जीव जो होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत जो है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित हुआ? ठीक है, ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने रैंडम पूछ लिया। जनरली हम कांग्रेस के मुख्य अधिवेशनों को ध्यान में रखते हैं, है ना। पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। पहले अंग्रेज कौन थे, दूसरे पहले भारतीय कौन थे, किसने स्थापना की, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी, ये सब पूछा था। महात्मा गांधी कब बने, लेकिन इन्होंने रैंडम पूछ लिया कि 1912 में जो बिहार में हुआ वो कब हुआ? तो बिहार के बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था गाइस इसका। ठीक है, बिहार के बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात करते हैं। वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था। किसको महाराष्ट्र भूषण प्रदान? देखो ये एक तरह का अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण, जैसे पद्म भूषण है वैसे ही महाराष्ट्र भूषण है। ठीक है, किसको किया गया था? तो इसका आंसर है पंडित भीमसेन जोशी को किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया था? 2002 में मित्रों प्रदान किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, रैंडम क्वेश्चन पे आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? किस राज्य ने यह नई यूनिवर्सिटी खोली जिसका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर गए उत्तर प्रदेश। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। कब करी गई? 2021 में, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किन्हें अल्मनैक के 2022 संस्करण में विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? मतलब 2022 में किसको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रोहित शर्मा को और जसप्रीत बुमराह को, दो लोगों को जो है वो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
हम लोग का 193 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, आज का 93 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित है निम्नलिखित में से पद्म श्री पुरस्कार के विजेता लोक गायक कौन है? अजीता श्रीवास्तव हैं, गुरमीत बावा हैं, इला अरुण है या तीजन बाई हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा जिसको पद्म श्री पुरस्कार मिला है किस चीज में? लोक गायक में, लोकगीत में। तो इसका आंसर है अजीता श्रीवास्तव, जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। किस फील्ड में मिला है ये लोक अजीता श्रीवास्तव। ठीक है ना, लोक गायिका है ये। आगे, मृत सागर की लवणता कितनी है गाइस? आपने डेड सी के बारे में सुना होगा, है ना। आपको पता है कि डेड सी जो है गाइस इतना ज्यादा खारा है कि इसमें कोई भी जीव जंतु जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। मनुष्य भी अगर इसमें जाता तो वो तैरता हुआ प्रतीत, ऐसा ऊपर तैरता है जैसे कि वो मरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें प्रति कितना ग्राम जो है वो 1000 ml 1 लीटर पे कितने ग्राम जो है वो नमक इसमें पाया जाता है? तो लगभग 340 ग्राम नमक जो इसमें पाया जाता है। 3 केवियो पम्मा, पोन्ना और रन्ना को डैश के 3 रत्न कहा जाता है। किसका? तमिल का, किसका? कन्नड़ का, सॉरी, कन्नड़ साहित्य का। ये 3 जो है किसको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एक पम्मा है, एक पोन्ना है और एक रन्ना है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ये 3 रत्न जैसे आप अपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी देखे होंगे, त्रिपिटक त्रिरत्न है ना, वैसे कुछ कुछ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। कब रखा गया ये दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 2021 को रखा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही पॉपुलर है और बहुत ही पूछा ही जाता रहा है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया कब? 6 अगस्त 2021 को। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैत्रक को, चालुक्यों को, हण को या मौखिर को? तो इसका आंसर गाइस हुणों को। एक्चुअली हुणों को कर सकते हो या हण कर सकते हो, जो भी इसमें लिखा हुआ है वैसे हुणों को होता है। ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को, यानी कि हुणों को हरा करके पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को क्या कर लिया? मजबूत कर लिया। किसने? पुष्यभूति राजवंश ने। किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात यानी कि अपवर्तनांक सूचकांक होता है? ठीक है, यानी कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो डेविड ब्रूस्टर, बिलेब्रोड स्नियस, थॉमस यंग या डेनिस कोबर? किसने कहा? मतलब हर चीज जो हमें दिखाई देती है आपको पता है वो ये इस कलर का क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। और आपको ये पता है कि इसका एक रिफ्लेक्सिव इंडेक्स भी होता है। सबसे ज्यादा क्रांति कोण जो, जैसे कि किसे कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो होता है जैसे हीरे का होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। तो इसको किसने सबसे पहले कहा था? तो इसको इन्होंने कहा था क्या? विलीबोर्ड सेनलियस ने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। 199 नंबर क्वेश्चन। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत के किन भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ? उसमें से मखोरियों का उदय किस क्षेत्र में हुआ? ये मखोरियों वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। ठीक है ना। कन्नौज, मखोरियों का उदय किस क्षेत्र में होता? कन्नौज, वल्लभी, कन्नौर या थानेश्वर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कन्नौज हो जाएगा। जब हमने पहला क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मखोरियों वाला जो था रिपीटेड था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 200 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन को एक बार तसल्ली से पढ़ लेते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा दिया हुआ स्टेटमेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई में सबसे अच्छा हो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो 19 के इन्होंने सारे के सारे लिख दिए, 19 A B C D, बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे दिया। हालांकि इसका आंसर क्या है? 19 B इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉप 2nd पार्ट था टॉप 100 क्वेश्चन का। इसी प्रकार से अभी मैं टॉप थर्ड वीडियो भी लेके आऊंगा, और आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।